जो आपको भी पता होगा। बताओ बच्चे, जल्दी बताओ तीसरी अवस्था क्या है। अच्छा, पहले अपन पढ़ रहे हैं अनुवादन की, है ना, क्रिया। तो बेटे अनुवादन की क्रियाविधि में मेरी पहली अवस्था क्या थी, याद हुआ आपको, अमीनो एसिड का सक्रियण। यह तो पहली अवस्था थी क्रियाविधि की। दूसरी अवस्था क्या थी बेटे, चार्ज टीआरएनए का निर्माण। और अब तीसरी अवस्था है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण। तो तीसरी अवस्था यहां पर आप देखिएगा, ये यहां पर लेते हैं, सॉरी यहां पर अपन इसको स्मॉल एबीसी में ले रहे हैं, तो वहां पर भी अपन यही लेंगे, यानी यहां पर अपन इसको लेंगे स्मॉल सी, स्मॉल सी यहां पर लेंगे। तो ये हमारे पास में होगा बेटे, यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण। अगली अवस्था जो हमारी रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण। लेकिन अब आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी है, क्योंकि यह अवस्था भी 3 अवस्थाओं में बंटने वाली है। क्योंकि जब भी कोई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी, चाहे बेटे वो डीएनए की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो, या फिर वो एमआरएनए की हो, या फिर यहां पर जो है प्रोटीन की हो, जब भी कोई पॉली श्रृंखला बनती है तो ये 3 अवस्थाओं में पूरी होती है। अगर आपको याद आ रहा हो तो कल अपन ने एमआरएनए के लिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाई थी, उसके भी 3 पार्ट थे, प्रारंभिक अवस्था, दीर्घीकरण अवस्था, समापन अवस्था। उसी तरह से याद कर लेना कि यहां पर जो प्रोटीन बनेगी, यहां पर जो प्रोटीन बनेगी, इसकी भी 3 अवस्थाएं होगी। तो ये याद रखना बेटे, यानी यहां पर अपन इसको बांटेंगे 3 अवस्थाओं में विभक्त, 3 अवस्थाओं में विभक्त। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि को 3 अवस्थाओं में बांटेंगे। अब 3 अवस्थाओं में बांटेंगे तो यहां पर हमारे पास में जो पहली अवस्था रहेगी नंबर 1, ये नंबर 1, तो पहली अवस्था जो रहेगी वो रहेगी प्रारंभिक अवस्था, यानी प्रारंभिक अवस्था। तो याद रखना बेटे, प्रोटीन निर्माण की पहली अवस्था, जिसको आप याद कर सकते हैं इनिशिएशन फेज, यानी प्रारंभिक अवस्था। अब इसको देखना है कि प्रारंभिक अवस्था होती क्या है। तो बेटे आपको मैं पहले बता चुका हूं कि प्रोटीन संश्लेषण में एक कोडोन ऐसा है जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेगा और सबसे पहले भाग लेगा, और वही कोडोन जो है वो प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करता है। तो होता क्या है बेटे यहां पर, कि यहां देखिएगा, यहां पर मैं आपको बताऊं कि इस तरह से ये यहां पर ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है बेटे। इसमें ये 3 स्थल है, ये 3 स्थल हमें यहां पर बनाने होंगे। ये तो ए स्थल होगा, ये पी स्थल होगा और ये स्थल होगा। यहां मैं आपको बता दूं ये राइबोसोम है और ये यहां पर है बेटे एमआरएनए। तो ये तो यहां पर है हमारे पास में एमआरएनए। अब यहां पर जो ए स्थल है इसका, ये ए स्थल है, यहां पर कोडोन है AUG, ठीक है। और यहां पर मान लेते हैं कोई सा कोडोन ले लेते हैं C, और इसके बाहर में कोडोन ले लेता हूं G और G। अब ये है, तो सबसे पहले आप देखो कि ये जो एमआरएनए का प्रारंभिक कोडोन है वह P स्थल के सामने है। तो आने वाला जो पहला एमिनो एसिड होगा, ये सारी चीजें मैं लिखूंगा, आने वाला जो पहला एमिनो एसिड होगा बेटे यहां पर, ये यहां आप देख लें कि आने वाला जो पहला एमिनो एसिड होगा इस जगह पर, ये यहां पर अपन ले लेते हैं, ये पहला अमीनो एसिड है, ये पहला अमीनो एसिड है, और ये इसके कोडोन के अनुसार आएगा। ए है तो यहां पर ये U आ जाएगा, U है तो यहां पर A आ जाएगा, और G है तो यहां पर C आ जाएगा। और ये लेकर आया है पहले अमीनो एसिड को, जो कि इसको कोड करता है मिथ्योनिन अमीनो एसिड। तो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी है, ये सारी चीजें बतानी है। याद रखना बच्चों कि प्रोटीन निर्माण की जो शुरुआत होगी वो राइबोसोम के पी स्थल से होगी, ए स्थल से नहीं होगी। उसके बाद वाले जितने भी अमीनो एसिड आएंगे वो बिल्कुल ए साइड पर आएंगे, लेकिन सबसे पहला जो अमीनो एसिड आएगा टीआरएनए के साथ में वो राइबोसोम के पी स्थल पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि राइबोसोम का जो प्रारंभिक कोडोन है AUG, ये राइबोसोम के पी स्थल पर होता है या पी स्थल के सामने होता है। तो सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक रचनाएं, ये ध्यान रखना, यानी प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक रचनाएं।
या आवश्यक रचनाएं। तो आवश्यक रचनाओं में आपको याद रखना है बेटे, पहले तो इसमें हमें राइबोसोम की लार्ज यूनिट की भी आवश्यकता होगी, लार्ज यूनिट। हमें यहाँ पर इसकी स्मॉल यूनिट की भी आवश्यकता होगी, स्मॉल यूनिट्स, ये भी हमें चाहिए। उसके अलावा बेटे यहाँ पर हमें ऊर्जा के रूप में जीटीपी चाहिए, उसके अलावा यहाँ पर हमें मैग्नीशियम आयन चाहिए, और साथ में यहाँ पर हमें एमआरएनए के कोडोन की भी आवश्यकता होगी, एमआरएनए के कोडोन, एमआरएनए के कोडोन। तो ये आप देख लें कि यहां पर क्या हुआ बच्चों कि प्रारंभिक अवस्था के लिए जो आवश्यक रचनाएं हैं वह एक तो राइबोसोम की लार्ज यूनिट है ना, जहां पर टीआरएनए जुड़ेगा, और एक स्मॉल यूनिट जहां पर एमआरएनए जुड़ेगा। एमआरएनए बेटे यानी यहां पर लार्ज यूनिट पर हमेशा यानी अमीनो एसिड युक्त टीआरएनए, तो ये अमीनो एसिड युक्त टीआरएनए तो कहां जुड़ेगा यानी लार्ज पर, और एमआरएनए जो जुड़ेगा वह एमआरएनए हमेशा कहां जुड़ेगा बेटे स्मॉल पर। और ये जीटीपी और मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है, और साथ में एमआरएनए के कोडोन की भी जरूरत होती है। तो बेटे प्रारंभिक अवस्था का पहला बिंदु आपको याद रखना होगा कि प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक रचनाएं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको यहां याद रखना है, सेकंड पॉइंट बेटे हमारे पास में ये रहेगा, यानी जो एमआरएनए है, एमआरएनए किसकी मदद से 7 मिथाइल, ये थोड़ा सा याद रखना, 7 मिथाइल गुएनोसिन, यानी जिसको आप क्या कहेंगे केप कहेंगे, की सहायता से राइबोसोम पर छोटी इकाई को पहचानता है, छोटी इकाई को पहचानता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, यानी जो एमआरएनए का 7 मिथाइल गुएनोसिन यानी क्या है बेटे केप, ये याद रखना ये केप है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यहां पर ये रचना जो है ये है केप, यानी इसको आप याद रखेंगे ये केप रचना है। तो इस केप की सहायता से एमआरएनए राइबोसोम की किस इकाई को पहचानता है, छोटी इकाई को पहचानता है। यहां तक क्लियर। तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है प्रोटीन प्रारंभिक कोडोन, प्रोटीन निर्माण प्रारंभिक कोडोन, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखना प्रोटीन निर्माण, ये पूरा लिख लो आपने यहां पर कि प्रोटीन निर्माण प्रारंभिक कोडोन, प्रोटीन निर्माण प्रारंभिक कोडोन। तो यहां आप देखिएगा कि यहां पर प्रोटीन निर्माण का जो प्रारंभिक कोडोन है ये क्या है, यानी यहां तीसरा बिंदु आपको याद रखना है, और ये है हमारे पास में प्रोटीन निर्माण प्रारंभिक कोडोन। तो ये प्रारंभिक कोडोन दो तरह के होंगे। अगर आपके पास में बेटे यूकेरियोटिक सेल है, यूकेरियोटिक सेल, तो यहां का जो प्रारंभिक कोडोन होगा वो होगा AUG, और ये AUG जिसे कोड करेगा तो वह होगा यहां पर मिथियोनिन अमीनो एसिड। और बेटे यहां हमारे पास में है यूकेरियोटिक कोशिका। अगर ये तो यूकेरियोटिक कोशिका है, और अब यहां पर देखिएगा ये दूसरी कोशिका है मेरे पास में प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रारंभिक कोडोन होगा GUG, और GUG जिसे कोड करेगा बेटे उसका नाम होगा यहां पर वेलिन अमीनो एसिड, यानी इसका नाम होगा वेलिन अमीनो एसिड। तो ये आपको यहां पर याद रखना है कि प्रोटीन निर्माण का जो प्रारंभिक कोडोन है वह अगर यूकेरियोटिक कोशिका है तो इसका प्रारंभिक कोडोन AUG होगा, जो कोड करता है मिथियोनिन अमीनो एसिड को। तो बेटे यूकेरियोटिक सेल में प्रारंभिक कोडोन का नाम AUG है, और प्रोटीन निर्माण में भाग लेने वाले पहले अमीनो एसिड का नाम है मिथियोनिन अमीनो एसिड। अगर आपके पास में यूकेरियोटिक कोशिका है तो इसका प्रारंभिक कोडोन बेटे GUG होगा, और ये वेलिन अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो ये तो प्रोटीन निर्माण में भाग लेने वाले प्रारंभिक कोडोन है। उसके बाद में यहां पर आता है बेटे समापन कोडोन,
समापन कोडोन। अगला आपको याद रखना है समापन कोडोन। तो समापन कोडोन में ये 3 तरह के समापन कोडोन होते हैं। एक तो होगा बेटे UAA, एक होगा यहां पर UAG और एक होगा यहां पर UGA। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों बेटे समापन कोडोन है, यानी इनका कोई एंटी कोडोन नहीं होता है और ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को बंद कर देते हैं। तो याद रख लेना बेटे, प्रारंभिक कोडोन तो कौन सा है, यूकैरियोटिक कोशिका में AUG और प्रोकैरियोटिक कोशिका में GUG। समापन कोडोन में ये 3 होंगे, UAA, UAG और UGA। यहां तक क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था कि बेटे प्रोटीन संश्लेषण का जो mRNA का प्रारंभिक कोडोन है, ये किसके सामने, P स्थल के सामने आता है और प्रोटीन निर्माण की शुरुआत करता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि mRNA का प्रारंभिक कोडोन, mRNA का प्रारंभिक कोडोन, mRNA का प्रारंभिक कोडोन AUG राइबोसोम के P स्थल, ध्यान रखना, राइबोसोम के P स्थल के सामने आकर के सामने होता है। यानी समझ लो आप कि mRNA का प्रारंभिक कोडोन AUG राइबोसोम के P स्थल के सामने होता है, सामने होता है। अतः प्रथम अमीनो एसिड युक्त tRNA, ये ध्यान रखना, अतः प्रथम अमीनो एसिड युक्त tRNA जिसको आप T1 कहेंगे, अतः प्रथम अमीनो एसिड युक्त tRNA ये P स्थल के सामने या P स्थल पर आता है, P स्थल पर आता है, P स्थल पर आता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि प्रोटीन निर्माण की जो शुरुआत होगी, प्रोटीन संश्लेषण की जो शुरुआत होगी, ये कहां से होगी बेटे, P स्थल से होगी। यानी यहां आप समझ लें, मैंने पहले बोल दिया कि mRNA का जो प्रारंभिक कोडोन है AUG, ये राइबोसोम के, अपने पहले वाली स्लाइड में देखा था बेटे कि ये राइबोसोम के P स्थल पर होता है या P स्थल के सामने होता है। तो पहला tRNA वाला या पहला अमीनो एसिड वाला जो tRNA होगा, जिसको मैं T1 कहूंगा, ये P स्थल पर आता है। तो सबसे पहले प्रोटीन संश्लेषण की जो शुरुआत होगी, ये कहां से होगी, P स्थल से होगी। तो यहां तक तो ये क्लियर हुआ। अब आगे अपन बढ़ते हैं दीर्घीकरण अवस्था। तो अब अपने पास में अगली जो इसकी क्रियाविधि आती है, ये क्रियाविधि रहेगी हमारे पास में, दूसरी वाली जो लेंगे वो लेंगे इसकी इलोंगेशन, यानी इसको आप कह सकते हैं दीर्घीकरण, इसको आप कहोगे दीर्घीकरण अवस्था। ये सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है दीर्घीकरण अवस्था, क्योंकि इसमें क्या होगा बेटे कि अलग अलग tRNA वाले अमीनो एसिड ये राइबोसोम पर आते जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते जाएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहां अपन लेते हैं, इस जगह पर अपन लेते हैं बच्चों कि ये हमारे पास में पहला राइबोसोम था। इसको यहां से आप इस तरह से समझना कि ये यहां पर ये पहला राइबोसोम है और पहला राइबोसोम के साथ में ये यहां पर उस पर जुड़ा हुआ है। ये मान लेते हैं कि ये यहां पर है हमारे पास में, इस तरह से ये है mRNA। तो ये तो mRNA है, ध्यान रखना, और ये राइबोसोम है। राइबोसोम की इस तरह से आप देखो कि ये यहां पर बड़ी यूनिट है और ये इस पर 3 स्थल यहां पर मौजूद है। 3 स्थल, ये A स्थल है, ये यहां पर P स्थल है और ये E स्थल है। बेटे ये इसकी कौन सी यूनिट है, ये इसकी लार्ज यूनिट है, ध्यान रखना, ये लार्ज यूनिट, और ये वाली है इसकी स्मॉल यूनिट, ये इसकी यहां पर है स्मॉल यूनिट। अब यहां हमारे पास में ये पहला tRNA आया है, ये पहला tRNA है बेटे, ये P स्थल पर है, ये यहां पर ये P स्थल पर है, इसको मैं ले लेता हूं T1 और ये अमीनो एसिड को लेकर आया है A1। और यहां जो हमारे पास में ये इसका यहां पर इस जगह पर ये कोडोन है, यानी AUG, और इस जगह पर यहां पर है CC, और ये बाहर जो है ये है GG और G, और ये इसका यहां पर 5 डेज एंड है और ये इसका यहां पर 3 डेज एंड है। यहां तक तो क्लियर हुआ। अगली स्टेप में क्या होगा
होगा, अगली स्टेप में ये होगा बच्चों कि यहां पर अपन देखते हैं कि अगली स्टेप में क्या होगा कि वही यहां पर हमारे पास में ये राइबोसोम है और ये राइबोसोम की छोटी इकाई है। और इसी तरह से यहां आप देखो कि ये यहां पर हमारे पास में एमआरएनए है, ये एमआरएनए इस तरह से अपन बनाते हैं और इसकी वही यूनिट बनाते हैं अपन। यहां पर ये 3 स्थल है, ये 3, ये यहां आप देखिएगा। अब 3 स्थल में क्या हुआ, यहां आप देखो अच्छी तरह से कि ये हमारे पास में है, ये है T1, ये T1 और यहां पर ये प्रारंभिक कोडोन है AUG। अब यहां पर बेटे यहां तो ये पहले अमीनो एसिड को लेकर आ गया और ये अमीनो एसिड है A1। अब यहां पर ये यहां है CCC। अब यहां इसी के अनुसार यहां पर हमारे पास में ये T2 आया है और इसका जो एंटी कोडोन होगा बेटे ये G और G, इसका होगा यहां पर याद रखना U, A और C। ये ध्यान रखिएगा, इसका यहां पर क्या होगा इस जगह पर यानी U, A और C। अब यहां पर क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास में, ये लेकर आए बेटे A2 एमिनो एसिड को। अब इसमें होगा क्या कि दोनों के बीच में बेटे यहां पर इस तरह से बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बनते ही ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये रिक्त टीआरएनए पहले ई पर आएगा और ई से इसको कर दिया जाएगा बाहर। तो फिर अब अगली स्टेप में आप देखिएगा कि यहां क्या हुआ, यहां ये हुआ बेटे इस तरह से, ये राइबोसोम है और राइबोसोम की ये यहां पर छोटी इकाई है और छोटी इकाई के साथ ही यहां पर ये इसमें एमआरएनए अभी भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां आप देखो कि इसमें 3 स्थल है, ये इस तरह से ये 3 स्थल यहां पर अपन बनाते हैं। अब 3 स्थल में आपसे क्या हुआ कि बेटे यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही ये इस पहले एमिनो एसिड का कनेक्शन T1 से टूट जाएगा और ये रिक्त टीआरएनए पहले किस पर आएगा, ई पर, और ई से इसको बाहर कर दिया जाएगा। तो अब यहां पर ये और ये जो टीआरएनए है ये वाला डाइपेप्टाइड फिर किस पर आ जाएगा, यानी इस पर। तो यहां आप देखिएगा कि ये खाली हो गई, यहां आप देखो कि ये हमारे पास में है T2 और T2 में यहां पर ये A2 और ये A1, ठीक है, यहां पर इस तरह से। और इस तरह से यहां पर हमारे पास में C और ये बाहर जो कोडोन है ये G और G है। अब ये खाली हो गया, ये तो A है, ये P है और ये ही है। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर जैसे डाइपेप्टाइड बनता है तो डाइपेप्टाइड बनने के साथ ही बेटे T1 का कनेक्शन A1 से ब्रेक हो जाएगा और A1 से ब्रेक होने के साथ ही अब ये जो डाइपेप्टाइड है ये बन गया और T1 बेटे पहले E साइड पर आएगा और E से इसको बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर यहां पर क्या होगा, P साइड खाली हो जाएगी और P साइड खाली होते ही ये डाइपेप्टाइड किस पर आ जाएगा, P साइड पर। तो अगली स्टेप में आप देखिएगा, अगली स्टेप में बेटे क्या होगा, यहां पर अब राइबोसोम मूव करेगा, ध्यान रखना, यानी राइबोसोम मूव करेगा और ये मूव किससे किस ओर करेगा, 5 डेज टू ये 3 डेज की तरफ मूव करेगा, यानी राइबोसोम में गति होगी बेटे, ध्यान रखना। और इस गति में यहां पर 1 ATP और ये खर्च होते हैं 1 ADP। तो अब अगली स्टेप में यहां पर आप क्या देखते हैं, तो ये आप यहां पर देखिएगा कि अगली स्टेप में बेटे यहां पर हमारे पास में ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, वही राइबोसोम की छोटी इकाई है और छोटी इकाई के साथ में उससे जुड़ा हुआ है हमारे पास में ये एमआरएनए, ये एमआरएनए। और यहां पर आप देखो कि ये हमारे पास में वही राइबोसोम के 3 स्थल है, ये 3 स्थल है। अब जब राइबोसोम किसका, यानी यहां पर राइबोसोम गति कर रहा है बेटे, ध्यान रखना, यानी गति किससे, 5 डेज टू ये 3 डेज की तरफ राइबोसोम में गति होगी और इस गति में यहां पर 1 ATP खर्च भी होगी। अब ये जो अभी आप यहां पर देख रहे हैं, यहां अभी आप देख रहे हैं कि बेटे यहां पर ये किस पर आ गया, ये यहां आ गया हमारे पास में ये T2 पर, ये यहां पर P पर आ गया T2 और ये यहां पर है
A2 और A1। अब यहां पर अभी ए साइड खाली हो जाएगी। अब ए साइड खाली होते ही बेटे अब ये जब इधर किसका, तो यहां पर ये mRNA के नए कोडोन आ गए GGG। यहां तक क्लियर। अब इस कोडोन के अनुसार यहां पर खाली है तो यहां पर तीसरा टीआरएनए आएगा, ये तीसरा यहां पर टीआरएनए आएगा T3 और ये लेकर आएगा बेटे A3 अमीनो एसिड और इसका जो एंटी कोडोन है वह C और C होगा। अब वही क्या होगा कि इन दोनों के बीच में फिर बेटे यहां पर क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही ये यहां से इसके बीच से ये कट जाएगा और ये कटने के साथ ही ये टीआरएनए इस पर आएगा और यहां से इसको बाहर कर दिया जाएगा। ये इधर जाते हैं बेटे, ये यहां पर फिर आएगा तो यहां पर आने के साथ ही फिर यहां पर क्या होगा, एक बार एक और देख लो आप, तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। ये यहां पर राइबोसोम है, ये यहां पर राइबोसोम है। एक स्टेप और अपन देख लेते हैं कि और इसमें इस तरह से यहां पर जुड़ा हुआ है ये mRNA। यहां आप देखो ये यहां पर फिर जुड़ा हुआ है mRNA। अब इसके mRNA के साथ ही इधर इसके जो अगले कोडोन हैं यहां पर ये कोडोन मान लेते हैं कि ये कोडोन है ए और ए, ये यहां पर mRNA के पास में कोडोन है ना। अब यहां पर इनका आगे अपन देखते हैं कि अगली स्टेप में क्या होगा। ये देखो बेटे अभी एक बार और समझाऊंगा मैं आपको कि जैसे ही यहां पर ये ट्राइपेप्टाइड बना तो ये कहां आ गया, ये ट्राइपेप्टाइड बनने के साथ ही ये यहां पर आ गया। देखो T2 था जिसमें डाइपेप्टाइड के रूप में और यहां पर A3 के साथ में यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बना और ये A3 A2 A1 ये T3 के रूप में बना। बेटे T2 यहां से निकलेगा तो ये क्या होगा, ए साइड खाली हो जाएगी और खाली होने के साथ ही यहां पर ये T3 यहां आ गया, किसको लेकर, A3 ये A2 और A1 और यहां पर अब जो ये बाहर थे बेटे ये इसके सामने आ गए, ये तीनों ए और ए, क्योंकि यहां पर भी राइबोसोम किस और खिसकेगा, आगे की तरफ खिसकेगा। तो आगे की तरफ खिसने के साथ ही बेटे ये ए साइड खाली हो गई और यहां पर ये वापस टीआरएनए जो है, ये वापस टीआरएनए किसी अदर एमिनो एसिड को लेकर फिर यहां पर आएगा। तो ये यहां पर आ गया कौन सा टीआरएनए, T4 और ये लेकर आ गया A4 को। तो वही इनके बीच में क्या बनेगा, वापस पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से 1 by 1 अमीनो एसिड इस पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ते जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है। तो बेटे इतने आसानी से तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब एक बार फिर मैं वापस ध्यान से समझा रहा हूं क्योंकि इसमें यही होता है कि टीआरएनए आता है और अमीनो एसिड को देता है, फिर निकल जाता है, फिर टीआरएनए आएगा अमीनो एसिड को लेकर, फिर वो पॉलीपेप्टाइड में जोड़ेगा, फिर निकल जाएगा। तो यहां इसको एक बार और ध्यान से देख लें। यहां पर सबसे पहला जो टीआरएनए आया है वह राइबोसोम के पी स्थल पर आया है। तो ये देख लो नंबर 1 राइबोसोम के पी स्थल पर। तो प्रोटीन संश्लेषण की जो शुरुआत होगी, बच्चों ये पी स्थल पर होगी। यहां तक क्लियर, क्योंकि mRNA का जो प्रारंभिक कोडोन है वह कहां पर मौजूद है, यानी पी स्थल पर। अब पी स्थल पर जब यहां पर मौजूद है तो पहला अमीनो एसिड पी स्थल पर आएगा, लेकिन अभी एक खाली है, अभी राइबोसोम नहीं किसका है और वहां पर कोडोन है CC। तो इस कोडोन के अनुसार अब जो टीआरएनए दूसरे अमीनो एसिड को लेकर आएगा, तो बेटे ये T2 आ गया और ये दूसरे अमीनो एसिड को लेकर आ गया इस CC कोडोन के अनुसार। और जैसे ए साइड पर अमीनो एसिड वाला आएगा तो वह पी साइड के अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और क्या बन जाएगा, डाइपेप्टाइड। जैसे डाइपेप्टाइड बनेगा T1 आरएनए मुक्त हो जाएगा और ये ई साइड से होते हुए बाहर चला जाएगा। तो बेटे यहां पर क्या हो जाएगी, पी साइड खाली हो जाएगी। जैसे पी साइड खाली होगी तो जो डाइपेप्टाइड बनाता वह ए साइड पर, वह किस पर आ जाएगा, पी स्थल पर। अब पी स्थल पर आने के साथ ही बेटे क्या होगा कि ए स्थल खाली हो जाएगा और ए स्थल खाली होते ही राइबोसोम खिसकेगा आगे की तरफ 5 डेज से
3 डेज की तरफ। और जैसे राइबोसोम खिसकेगा तो बेटे ये एमआरएनए का जो तीसरा कोडोन था जीजी, ये किसके सामने आ जाएगा, ये ए साइट के सामने आ जाएगा। जैसे ये ए साइट के सामने आएगा, इसके अनुसार अब तीसरा टीआरएनए जो है अमीनो एसिड को लेकर आएगा, वो कहां पर आ गया, ए साइट पर। अब यहां पर T3 और उधर है डाइपेप्टाइड, इसके बीच में बेटे फिर अमीनो एसिड यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे और बन जाएगा ट्राइपेप्टाइड। जैसे ही ट्राइपेप्टाइड बनेगा तो T2 आरएनए मुक्त हो जाएगा और ये ई साइड से होता हुआ बाहर चला जाएगा। जैसे बेटे T2 आरएनए निकलेगा पी साइड से तो पी स्थल खाली हो जाएगा। पी स्थल खाली होते ही जो ट्राइपेप्टाइड बना वो किस पर आ जाएगा, वो आ जाएगा इस पर, पी पर। और पी पर आने के साथ ही ए स्थल क्या हो जाएगा, खाली। और जैसे ए स्थल खाली होगा फिर राइबोसोम आगे की तरफ खिसकेगा। तो ये जो यहां पर आप ए ये यहां पर आप जो नए कोडोन देख रहे हो, जैसे राइबोसोम खिसकेगा ये किसके सामने आ जाएगा, ये वापस ए स्थल के सामने। फिर यहां पर इस कोडोन के अनुसार फिर T4 जो है टीआरएन मतलब T4 जो है अपने पास में, वो छोटे अमीनो एसिड को लेकर फिर ए साइड पर आ जाएगा। तो ए साइड पर आए हुए अमीनो एसिड और साथ में जो है ट्राइपेप्टाइड के बीच में फिर बॉन्ड बनेगा। इस तरह से याद रखना कि ये लंबी श्रृंखला बनती जाती है। तो अब आइएगा इसमें अपन लिखते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसमें हमारे पास में दीर्घीकरण का पहला पॉइंट आपको याद होगा, दीर्घीकरण का, कि प्रथम अमीनो एसिड, ये याद रखना प्रथम अमीनो एसिड कहां पर आएगा, पी स्थल पर। तो प्रथम अमीनो एसिड के अलावा, ये ध्यान रखना बेटे, यानी ये आपको याद रखना है प्रथम अमीनो एसिड, प्रथम अमीनो एसिड युक्त टीआरएनए, टीआरएनए यानी जिसको आप कहोगे T1, प्रथम अमीनो एसिड युक्त टीआरएनए के अलावा ये ध्यान रखना बेटे, के अलावा शेष सभी, ये ध्यान रखना, शेष सभी अमीनो एसिड युक्त टीआरएनए, अमीनो एसिड युक्त टीआरएनए राइबोसोम के, याद रखना बेटे, राइबोसोम के ए स्थल पर आते हैं, ए स्थल पर आते हैं, ए स्थल पर आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पहला जो अमीनो एसिड होगा ये तो राइबोसोम के पी स्थल पर आएगा, लेकिन इसके बाद में आने वाले शेष अमीनो एसिड वो कहां पर आएंगे बेटे, ये आएंगे कहां पर, ए स्थल पर। अब क्या होगा, ए स्थल पर आने वाले जो अमीनो एसिड है ये पी स्थल के अमीनो एसिड से क्या बनाते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाएंगे। तो पहले तो डाइपेप्टाइड बनेगा, फिर ट्राइपेप्टाइड, फिर टेट्रा पे, इस तरह से एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होगा। तो यहां पर आप नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा कि ए स्थल, ये ध्यान रखना बेटे, ए स्थल पर आए अमीनो एसिड, ए स्थल पर आए अमीनो एसिड पी स्थल पर उपस्थित, ये ध्यान रखना बेटे, पी स्थल पर उपस्थित अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते जाते हैं तथा इस प्रकार पी स्थल पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना बच्चों, ये लंबी प्रोसीजर है। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि जैसे पहला अमीनो एसिड कहां पर आया, पी स्थल पर, दूसरा अमीनो एसिड कहां पर आया, ए स्थल पर, दोनों के बीच में पहला पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो दो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डाइपेप्टाइड। अब डाइपेप्टाइड बनने के साथ ये याद रखना है कि T1 जो आरएनए है वो रिक्त हो जाएगा और वो ई साइड से बाहर चला जाएगा, और जो डाइपेप्टाइड वाला टीआरएनए है ये वापस कहां जाएगा, पी स्थल पर। जैसे बेटे पी स्थल पर आएगा तो ए स्थल वापस खाली हो जाएगा, और जैसे ए स्थल खाली होगा तो राइबोसोम 3 डेज से मतलब 5 डेज से 3 डेज पर आगे खिसकेगा, और जैसे राइबोसोम आगे खिसकेगा
तो उस ए स्थल के सामने mRNA का नया कोडोन आ जाएगा। इस नए कोडोन के अनुसार फिर बेटे वहां पर तीसरा टीआरएनए आएगा अमीनो एसिड को लेकर, फिर उनके बीच में ए साइड के अमीनो एसिड के बीच में और जो है पी साइड के अमीनो एसिड के बीच में फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। फिर बनते ही क्या बन जाएगी? ट्राइपेप्टाइड। जैसे ट्राइपेप्टाइड बनेगी तो बेटे T2RNA मुक्त हो जाएगा और ये ई साइड से होते हुए बाहर निकल जाएगा। अब ए साइड पर क्या प्रेजेंट है? ट्राइपेप्टाइड वाला टीआरएनए। तो ये ट्राइपेप्टाइड वाला टीआरएनए वापस कहां जाएगा बेटे? पी स्थल पर। और जैसे ये पी स्थल पर आएगा तो ए स्थल वापस क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। फिर राइबोसोम किस ओर खिसकेगा? आगे की तरफ। तो फिर ए स्थल के सामने mRNA का नया कोडोन आ जाएगा और इस कोडोन के अनुसार फिर बेटे अमीनो एसिड आएगा। तो इस तरह से ए स्थल पर आए हुए अमीनो एसिड पी स्थल पर मौजूद अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला बनती है जिसे अपन क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ये याद रखना बेटे, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या आगे चलकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ये प्राइमरी, याद रखना बेटे, सेकेंडरी और टर्सरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन में बदल जाती है। प्रोटीन में बदल जाती है। प्रोटीन में बदल जाती है। तो इस तरह से याद रखना कि राइबोसोम पर जो प्रोटीन बनते हैं वो बिल्कुल सिंपल होती है बेटे, उसे प्राथमिक प्रोटीन कहते हैं जो रेखीय प्रोटीन के रूप में बनती है। लेकिन बाद में यही जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये प्राइमरी प्रोटीन में, ये सेकेंडरी प्रोटीन में, ये टर्सरी प्रोटीन में और यहां तक कि ये क्वाटरनरी प्रोटीन में बदल जाती है। तो इस तरह से ये हमारे पास में था बेटे, यानी कौन सी अवस्था? दीर्घीकरण अवस्था। दीर्घीकरण अवस्था के बाद में इसकी अगली अवस्था जो आएगी, ये अगली अवस्था होगी समापन अवस्था। ये याद रखना बेटे, इसकी तीसरी जो फेज होगी ये होगी टर्मिनेशन फेज, यानी इसको आप कहोगे समापन अवस्था। इसको आप कहोगे समापन अवस्था यानी टर्मिनेशन फेज, यानी इसे आप कहोगे टर्मिनेशन फेज। तो ये थोड़ा सा याद रखना, टर्मिनेशन अवस्था, टर्मिनेशन फेज। अब इस टर्मिनेशन फेज में क्या हुआ ये आप यहां पर देख लें। टर्मिनेशन फेज में बेटे कि ये यहां पर हमारे पास में ये यहां पर था राइबोसोम और राइबोसोम पर यहां पर ये जुड़ा हुआ था mRNA, ये यहां मौजूद है mRNA। और अब आप देखो यहां हुआ क्या कि इस जगह पर ये यहां मौजूद है, ये यहां पर, और ये यहां पर ये हमारे पास में है T2 ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यहां पर मौजूद है और ये पॉलीपेप्टाइड में ये यहाँ पर A4, A3, ये A2 और A1। अब यहाँ पर इस जगह पर आ गया, यानी इस जगह पर अब हमारे पास में है UAA, ये यहाँ पर बेटे UAG और ये है UGA, यानी तीनों क्या है? समापन कोडोन हैं। यानी अब हुआ क्या कि यहां पर इसके ए स्थल के सामने क्या आ गए? समापन कोडोन। और समापन कोडोन के आने के साथ ही अब टीआरएनए यहां पर नहीं आएगा। तो इसका पहला पॉइंट याद रखना कि यहां पर यानी ए स्थल के सामने, ए स्थल के सामने समापन कोडोन आ जाते हैं। समापन कोडोन आ जाते हैं, समापन कोडोन आ जाते हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया तथा प्रोटीन निर्माण की क्रिया समाप्त हो जाती है। प्रोटीन निर्माण की क्रिया समाप्त हो जाती है। प्रोटीन निर्माण की क्रिया समाप्त हो जाती है। कारण क्या है? कारण यह है बेटे, समापन कोडोन जो होते हैं का कोई एंटी कोडोन नहीं होता है। समापन कोडोन का कोई एंटी कोडोन नहीं होता है, ध्यान रखना। समापन कोडोन का कोई एंटी कोडोन नहीं होता है, एंटी कोडोन नहीं होता है।
तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और जब एंटीकोडोन नहीं होगा तो फिर जो है क्या कहते हैं, टीआरएनए यहां पर कैसे जुड़ेगा, तो इस जगह पर अब टीआरएनए नहीं आ पाता है और प्रोटीन का बनना बंद हो जाता है। तो याद रखना बेटे, समापन अवस्था में क्या होगा कि अमीनो जो राइबोसोम का ए स्थल है उसके सामने समापन कोडोन आ जाते हैं और समापन कोडोन के आने के साथ ही जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया है वो बंद हो जाती है। कारण क्या है कि जो भी समापन कोडोन है उनका कोई एंटीकोडोन नहीं होता है और एंटीकोडोन नहीं होने के कारण टीआरएनए एमआरएनए पर अपने स्थान को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि जब टीआरएनए के पास में एंटीकोडोन नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि टीआरएनए का जो एंटीकोडोन है ये एमआरएनए पर अपनी जगह को पहचानते हैं। तो जब टीआरएनए के पास में कोई एंटीकोडोन नहीं होगा तो वह अपनी जगह को एमआरएनए पर नहीं पहचान पाएगा और अमीनो अम्लों का लाना बंद कर देगा। और जब कच्चा माल अमीनो एसिड यहां पर नहीं आएंगे तो बेटे ये क्रिया यहां पर बंद हो जाएगी। तो ये था हमारे पास में यानी प्रोटीन निर्माण की दूसरी क्रिया जिसको अनुवादन अपन ने कहा। और इसी के साथ में बेटे आज का समापन नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।